Assalamu alaikum. Welcome to Al-Aziz Institute, and this is the session of agriculture PMS and the agriculture part 1. तो इस सेशन में हमने क्या क्या कवर करना है, तो आज हम देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या कवर करना है। इससे भी पहले मतलब अगर एग्रीकल्चर के पेपर के हवाले से अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, सबसे पहले हम आना चाहेंगे अपने सिलेबस पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के सेशन के हवाले से अगर देखा जाए कि एग्रीकल्चर को कैसे कवर किया जाए, तो सबसे पहले आपको जो है वो इसके सिलेबस पर जाना पड़ेगा। इसका सिलेबस बहुत हैवी है, और इसके सिलेबस को कवर करने के लिए आप देख रहे होंगे सामने कैसे कैसे कवर किया गया। और इसके लिए जो है वो कम से कम 5 से 6 बुक्स जो हैं वो कंसल्ट की गई हैं। और इसको कवर करने का तरीका ये होगा कि हमने सबसे पहले मतलब जो भी हमारे कोर्स कंटेंट है हमने उसे सामने रखना है। सामने रखने के बाद हमने उसे डिटेल में हर इवन के हर वर्ड को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखें, जैसे यहाँ पर लैंड है और फिर वाटर है, बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक। तो इवन कि हमने इनको भी डिस्कस करना है कि ये आखिर क्यों लिखे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ से पेपर आता है। और हमने हमारी दूसरी पहला मतलब कि हमारा काम ये होगा कि हमने अपने सामने जो है वो सिलेबस को रखना है, और दूसरा ये कि हमने अपने सामने पास पेपर्स को रखना है। और पास पेपर्स और सिलेबस के दरमियान में हमने जो है वो अपने लेक्चर्स अटेंड करने, और लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपको हर लेक्चर के बाद क्या दिया जाएगा, जो कम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे। और बुक्स भी आपको रिकमेंड की जाएंगी, क्योंकि नोट्स जो है वो कंप्लीटली कवर नहीं कर सकते। आपका जो भी सिलेबस है आपको खुद पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। और बुक्स जो है वो आपको बता दी जाएंगी कि ये बुक्स हैं जिनमें से ये पोर्शन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ना होगा। और इसके साथ इसलिए जो है वो मतलब ये अगर आप सारा के सारा प्रोसीजर अपनाते हैं तो इसमें आपको पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो सकता है। और अगर इस सिलेबस को आप इसमें कम से कम जो है वो 140 से अबव मार्क्स लेना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू राइट ऑन, मतलब ऐसे समझ लें कि बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, एक्सेसिवली लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट है और इसमें रट्टा है। तो रट्टा ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, और उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन इतने लंबे लंबे होते हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कभी जो है ना वो 2-2 मिनट लग जाते हैं। और उसमें क्वेश्चन के पोर्शंस इतने होते हैं कि वो मतलब आपको डिवीजन का भी पता होना चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है वो ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। आई एम हाफिजुल इस्लाम, PMS क्वालिफाइड 2020, और करंटली वर्किंग एज साइंटिफिक ऑफिसर। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा पहला लेक्चर, जिसमें हमने देखना है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने पढ़ना कैसे है, और हमने हमारा जो सेशन चलेगा वो किस तरीके से चलेगा, क्या क्या आपको पढ़ाएंगे, कैसे कैसे नोट्स देंगे। तो ये हैं कुछ चीजें जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी बेसिकली PMS का जो सिलेबस है ना एग्रीकल्चर का, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, उसका हर पोर्शन एक डिवीजन है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे ये वाला पोर्शन जो है बेसिकली ये एग्रोनॉमी से रिलेटेड है। उसके बाद ये देखें, ये मैंने 1 2 3 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ताकि आपको पता चल सके। और ये देखें यहाँ पर ये एक्सटेंशन से रिलेटेड है, उसके बाद ये एग्रोफोरेस्ट्री से रिलेटेड है, फिर ये देखें रिवर रोल ऑफ इंडस वेटर वाटर सिस्टम, फिर देखें ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी कुछ पोर्शन ऐसा है जो रिलेटेड है एग्रोनॉमी से। कहने का मकसद ये है कि ये जिस तरीके से रिलेटेड है उस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। और सिमिलरली जो पास पेपर्स हैं उनको भी ऐसे डिवाइड करके सारे के सारे जो भी मतलब एग्रीकल्चर के जो होंगे हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको हम डील करेंगे इसी में डील करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। उसमें सबसे पहले इकोनॉमी का पोर्शन आता है। तो इकोनॉमी के पोर्शन में क्या क्या पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है, पहले टॉपिक में अगर आप देखें तो मैंने जैसे आपको कहा था कि पाकिस्तान में अगर हम कंटेंट्स में चलें, तो कंटेंट्स में आप देख सकते हैं कि कंटेंट में सबसे पहला कंटेंट है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड द इम्पैक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, ये कैसे आप लिखेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको इन 4 चीजों का पता हो, क्योंकि यही नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान हैं। अगर आपको ये पता होंगे तो यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन ऑन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें देखें हम
ये देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है लैंड। अब लैंड में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लैंड एंड सोन क्रॉप, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है। इंट्रोडक्शन मीन्स कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितनी जमीन है, उसकी डिवीजन क्या है, और उस डिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी कल्टीवेबल लैंड है, कितनी अनकल्टीवेबल लैंड है। और लैंड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लैंड की डेफिनेशन में देख सकते हैं कि लैंड कल्टीवेबल कौन सी है, परमानेंट क्रॉप लैंड किसे कहते हैं, एरेबल लैंड किसे कहते हैं, और इनको अगर मिक्स किया जाए तो क्या कहते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे से आती होगी तो उसका फायदा आपको ये होगा कि आप जो है जब आप किसी भी क्वेश्चन को डील करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लैंड, मतलब इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि फार्म लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, अरेबल लैंड और कल्टीवेबल लैंड सेम वर्ड्स हैं जो मतलब आपको बताते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में जिसके ऊपर आप क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड कैपेबिलिटी। तो लैंड कैपेबिलिटी की क्लासिफिकेशन आप कैसे करते हैं, इसका बकायदा लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट जो मतलब आप हमारा लेक्चर होगा। आज मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने पढ़ना कैसे, और आज मैं रिकमेंड करूंगा बुक्स आपको, तो जहाँ जहाँ से आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद कल जो है वो हमारा इंशाल्लाह जब मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या होगा, उसके उसमें हमारा ये एक्सप्लेन किया जाएगा उनको, और आपको लिखना कैसे। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर मटेरियल हमारे पास है तो इसे हमने लिखना कैसे या क्वेश्चंस को समझना कैसे है, और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब देखें क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड कैपेबिलिटी, तो एक्सप्लेन देयर। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ऐसी मेंशन की हुई हैं जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्शंस मैंने खुद अपने खुद ने से जो मेंशन की, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस इन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी कभी नहीं समझ लगती हमें कि हमने इसमें क्या लिखना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द लैंड कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मींस कि उसकी कितनी एबिलिटी है कि लिमिटेशंस और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि वो हेल्प करती हैं क्रॉप प्रोडक्शन को। ठीक है, उसमें कुछ वेरी गुड हैं, और गुड किस बेस पे हैं, 75% या मोर देन 75% अच्छी होंगी, फिर गुड हैं, फिर मॉडरेट, फिर मार्जिनल लैंड्स, और उसके बाद गुड मॉडरेट फॉरेस्ट लैंड। फिर मतलब दो किस्म की लैंड है, एक जो है वो ऐसी लैंड है जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जो दूसरी लैंड है उससे अगर गुड मॉडरेट अगर आप कहते हो तो वो फॉरेस्ट या रेंज रेंज लैंड की वजह से है, मतलब उसकी जो बेसिस है वो प्रोडक्शन जो है वो रेंज लैंड है। अगर लैंड रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन इन पाकिस्तान की बात की जाए तो ये मैंने दोबारा एक एक जो है वो नोट्स में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि आपने इसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि मटेरियल सारा आपको अवेलेबल होगा। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि दो इश्यूज होते हैं, एक तो आपने सिलेबस कवर कैसे करना है, और दूसरा जो है वो अगर कवर हो भी गया तो उसे लिखना कैसे है। तो इस हवाले से जो है वो इस सेशन इस पेपर में जो है वो आपको गाइड किया जाएगा कि आपने सिलेबस कैसे कवर करना है, और अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है उस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। तो इसमें देखें डिस्कस हाउ मच लैंड इज अवेलेबल इन पाकिस्तान, मतलब कितनी पाकिस्तान में लैंड जो है वो अवेलेबल है। और उसके बाद हाउ मच इज कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेबल लैंड कितनी है, और बारानी लैंड कितनी है, मार्जिनल लैंड एंड जो रेंज लैंड है वो कितनी है। ठीक है, ये डिविजन्स है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद एक और मतलब इसमें जो है वो रिसोर्सेज है, ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में पूछा हुआ है कैसे। अब हमारे पास दूसरा जो रिसोर्स होता है वो है वाटर। वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखें क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है विच वाटर इज वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। अब लोग पता क्या समझते हैं, ये वाला जो पोर्शन लिखा होता है वो समझते हैं शायद फारिग है, लेकिन बेसिकली ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो आपको डायरेक्शन देता है, डायमेंशन देता है, कंटेक्स्ट देता है कि आप वो आपसे वो पूछना क्या चाह रहा है। आपकी वो एक बाउंड्री सेट कर देता है कि ये आपकी बाउंड्री, आपने इसी के गिर्द घूमना है। तो उसने पहले ही आपको कह दिया है कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, नेचुरल रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में आपने बात करनी है। तो अब देखें वो दोबारा क्या पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्रीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स के ये पानी कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे आता है, क्रॉप को कितना मिलता है, और इसका सारे का सारा हमने लिखा भी हुआ है, मतलब डिटेल इसकी लिखी हुई है कि कैसे कैसे जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, और कितना कितना जो है वो अवेलेबल होता है, कितना जाया हो जाता है, कितना सीपेज में चला जाता है, वगैरह वगैरह। और इम्पैक्ट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, अब यहाँ पर अगर देखें तो क्वेश्चन के तीन हिस्से बनाए जा सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो है आपको कंटेक्स्ट देता है, इसके ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपको इंट्रोडक्शन में काम आएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आप थोड़ा सा इसे आगे लेके जाएंगे कि ये रिसोर्सेज, और उसमें थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये एक्सप्लेन का वर्ड यहाँ पर नोट करें। और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्रीकल्चर, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको कम से कम जो है वो इसको देने पड़ेंगे 7 नंबर का या 8 नंबर का, ये आपसे वो डिमांड करता है, क्योंकि अगर 5 नंबर भी आप इसके लगा लें तो 7 या 8 नंबर इसके। और फिर इम्पैक्ट्स,
और अगर इससे भी थोड़ा सा हट के बात की जाए तो ये इंट्रोडक्शन में चला जाएगा, और एक्सप्लेन की अगर बात कर रहा है तो उसमें क्या होगा, ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको 7 या 8, और बाकी इम्पैक्ट क्योंकि ज्यादा हो सकते हैं तो उसमें आपको कम से कम 13 नंबर का लिखना होगा। और 13 नंबर के लिए कितना लिखना होगा, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली नंबर अगर 20 हैं तो कम से कम आपको 20 हेडिंग्स से जो है वो ज्यादा जाना पड़ेगा। और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने कवर कैसे करनी है, ये आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो कितनी लेंथ होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये आप प्रैक्टिस के थ्रू अपनी चीजें देख सकते हैं। और साथ साथ में टाइम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस के साथ। तो अब देखिए यहाँ पर कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, अब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की अगर बात की जाए तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ना भी बताऊं ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, तो मैं समझता हूँ कि हर बंदे को, अगर क्योंकि एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम, तो क्या आपको लगता है, हमने सबने बायोलॉजी पढ़ी है, अगर मैं आपको सिंपल एक हिंट भी दूं तो लाइफ इज, जी अगर बात की जाए पानी की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो पानी की इंपॉर्टेंस के बारे से देखा जाए कि सिर्फ और सिर्फ अगर इतना भी आपको बता दिया जाए कि दुनिया में जो पानी के बगैर अगर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑब्वियसली प्लांट्स को भी कंसिडर किया जाता है कि उसमें उनमें लाइफ है। तो मीन्स के इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ये है कि अगर पानी ना मिले या कम मिले या जरूरत से भी कम मिले तो ऑब्वियसली प्लांट्स कांट एग्जिस्ट। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जो आपको रिसोर्सेज दिए जाएंगे आप उनमें से भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ वाटर। अब कंपोनेंट्स ऑफ वाटर अगर हम आपको ऐसे बता देना कि कंपोनेंट्स ऑफ वाटर से बेसिकली वो पूछना क्या चाह रहा है, तो ऑब्वियसली जो उसने बुक रिकमेंड की है अगर आप वहां से पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल अंडरस्टैंड कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं आपसे। जी मार्क्स की डिवीजन जो है वो रिपीट कर दीजिए, मार्क्स की डिवीजन रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि मैंने जैसे आपको आपको बता रहा था, मेंशन कर रहा था मैं कि अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखें, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर इज वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, सिंपल। यहां पर तो आपको नजर आ रहा होगा नहीं, कुछ लोग जो है वो इसे छोड़ देंगे या इसे ज्यादा अहमियत देंगे। ये आपको एक डायमेंशन देने के लिए, कंटेक्स्ट देने के लिए आपको बताया जा रहा है, और आपको ये भी पता चलता है कि ये पेपर की कौन सी हेडिंग से इन्होंने उठाया है। ये आप इंट्रोडक्शन में जरूर मेंशन करेंगे, आप इसके साथ तमहीद बांधेंगे। उसके बाद जो है एक्सप्लेन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्रीकल्चर, तो ये पोर्शन जो है वो आपको क्या बता रहा है, बेसिकली आपने इसे एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन का वर्ड अगर उसने यूज कर दिया तो इसका मतलब उर्दू में होता है वजाहत। वजाहत तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, और 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो यू विल हैव टू राइट मोर देन 20 हेडिंग्स। अगर आपने जो है वो, और हेडिंग्स 20 हेडिंग्स को मैनेज कैसे करना है, तो ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से मैनेज करना है, और कैसे पैराग्राफिंग टेक्निक को आपने यूज करते हुए एक्सपैंड और एक्सपेंशन और जो कंट्रैक्शन है वो यूज करते हुए आपने किस तरीके से इसे हैंडल करना है। और इम्पैक्ट्स ऑन क्रॉप, ऑब्वियसली इम्पैक्ट ज्यादा होंगे तो मैं समझता हूँ कि एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो थोड़ी सी होगी ना, मतलब कि कितना कितना पानी कहाँ कहाँ पर जाता है, तो ये आप आपको फ्लो चार्ट बनाना चाहिए इसमें कि ये इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट से क्या होगा, एक तो आपके पेजेस भी ज्यादा लगेंगे, और दूसरा जो है वो उसे अच्छे तरीके से समझ भी लगेगी, और वो ये भी अज्यूम करेगा कि जी बिल्कुल इनको आता है ये, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद है इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स ऑब्वियसली ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट्स वही सेम बात जो हम आपको बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसे में स्पेशली जो है वो समझाया जाता है आपको कि किस तरीके से जो है वो आप इनको हैंडल करेंगे। तो इम्पैक्ट्स भी आप इसी तरीके से लिखेंगे स्ट्रक्चर्ड वाइज। तो द मोस्ट प्राइमरी इम्पैक्ट टू द मोस्ट सेकेंडरी टर्शरी इम्पैक्ट। तो ये क्लियर हो चुका है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब कंपोनेंट्स ऑफ वाटर में कौन कौन से, साल्ट वाटर है, जो ओशन वाटर है, फिर पर्माफ्रोस्ट है, फिर फ्रेश वाटर है। इसकी सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो हमें आज सीखना है कि किस तरीके से जो है वो हम ये कोर्स कवर करेंगे। इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर ऑन फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। फिजियोलॉजी, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ फिजियोलॉजी। बेसिकली जब हम पढ़ रहे होते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट को, तो हम इतना ध्यान नहीं देते चीजों पे, खुद अज्यूम कर लेते हैं कि फिजियोलॉजी का मतलब ये होगा, लेकिन फिजिकल और फिजियोलॉजी में क्या फर्क है, you will have to understand these words। तो फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स का मतलब अगर आपको समझ आ गया तो आप जो है वो जब लिखेंगे तो कभी भी आप इर्द गिर्द इधर उधर नहीं घूमेंगे, आप उस लिमिटेशन में रहेंगे। यहां पर देखें कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल्स, सॉल्वेंट, मीडियम ऑफ ट्रांसलोकेशन, सबस्ट्रेट फॉर केमिकल रिएक्शंस मींस, मतलब ये देखें सारे का सारा वही कुछ बताया जा रहा है
जो प्लांट्स के अंदर हो रहा है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज के अंदर का फिजिकल प्रोसेस होता है, बाहर का नहीं, अंदर का। अच्छा, उसके बाद जैसे उसके बाद वाटर स्ट्रेस। अब वाटर स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर दो तरह का होता है। वाटर स्ट्रेस डजंट मीन कि वो डेफिसिट होगा या एक्सेसिव होगा, तो दो मतलब होते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर एंड डेफिसिट ऑफ वाटर। अब डेफिसिट ऑफ वाटर अगर मैं देखा जाए तो डेफिसिट ऑफ वाटर में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, कैसे इंपैक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर रिलेशंस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हार्मोनल रिलेशनशिप्स। अब उनको एक्सप्लेन कैसे करना है, आप देखें, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखें कितनी हेडिंग्स बन रही है आपके पास। अगर आप गिनना स्टार्ट कर देना, ये तो कम से कम 40 से भी ऊपर चली जाएंगे। तो इट मीन्स कि यू हैव अ चांस टू गेट 140 मार्क्स इन दिस पेपर। लेकिन शर्त ये है कि क्या आपको पैराग्राफिंग टेक्निक अच्छे तरीके से समझ है या नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन बहुत काम आने वाली है आपको। अदरवाइज आप जो है वो एक पेपर लिखते, एक क्वेश्चन लिखते लिखते पूरे का पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे। और उसके बाद फैक्टर्स ऑन विच इंजरी डिपेंड्स। अगर एक्सेसिव एक्सेसिव वाटर होगा तो फिर क्या फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, और इस एग्जांपल भी आपको मेंशन की जाएंगे। इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर ऑन प्लांट ग्रोथ ड्यू टू, जो है वो लो ऑक्सीजन सप्लाई, कॉम्बिनेशन, इस तरह की चीजें जो है वो मॉर्फोलॉजिकल, ये इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। और प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इरिगेशन सिस्टम, और यही सिस्टम, यही प्रॉब्लम जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको ये चीजें भी काम आएंगी। तो इसका मतलब है कि इंटरलिंक होती हैं ये चीजें। तो उसके बाद है हमारे पास सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वाटर इन पाकिस्तान। अब कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वाटर है, तो सबसे पहले है प्रेसिपिटेशन और सरफेस वाटर, और रिवर वाटर भी कहते हैं उससे। वो हमारे पास कितना अवेलेबल है, 142 मिलियन एकड़ फीट। और उसके बाद उसमें से भी डिवीजन होती है, 92 मिलियन एकड़ फीट जो है वो किनाल सिस्टम पर आता है, और 59 मिलियन एकड़ फीट जो है वो मोगा जो है वो वहां तक पहुंचता है। 35 मिलियन जो है वो एकड़ फीट वो हमें सी में भेजना पड़ता है ड्यू टू क्लाइमेटिक रीजंस। ठीक है। तो ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल वाटर कितना है हमारे पास, 43। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और जिसमें जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो आपका लेक्चर होगा, तो उसमें इंशाल्लाह हम आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ाएंगे और डिटेल में समझाएंगे, और आपको बताया जाएगा कि कौन सी बुक आपको रिकमेंड की जाएंगी, और आपने वो परचेज भी करनी है, उनसे पढ़ना भी, और नोट्स भी आपको साथ साथ ये मतलब के सेंड किए जाएंगे, ताकि आप इन क्रैम करके अच्छे से लिख सकें। मतलब आपको खुद नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको जस्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, और आपको एक्सप्लेन हम खुद ही कर देंगे। ये ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये 200 नंबर का पेपर है, तो कोशिश करेंगे हम इसे कि खत्म किया जाए एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन कम से कम इसके ऊपर 40 डेज से ज्यादा लगेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।